मैं हूं आजाद। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती मना रहे हैं। आजाद ने अंग्रेजों के पकड़ में ना आने की शपथ के चलते खुद को गोली मार ली थी। आजाद जब तक जिए आजाद रहे, उन्हें कोई कैद नहीं कर पाया। जब आजाद को अंग्रेजी सरकार ने असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार किया था और अदालत में उनसे उनका परिचय पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, मेरा नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश खजाना लूटने और हथियार खरीदने के लिए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आजादी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो भारत माता के एक बहादुर पुत्र और एक उल्लेखनीय शख्स थे। युवा अवस्था में उन्होंने भारत को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के काम में खुद को झोंक दिया। वो एक भविष्यवादी विचारक भी थे और एक मजबूत तथा निष्पक्ष भारत का सपना देखते थे। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद का शौर्य ऐसा था कि अंग्रेज भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। आजाद ने बचपन से ही आजाद भारत के विचार को जिया और चरितार्थ किया और अंतिम सांस तक आजाद रहे। उनके बलिदान ने स्वाधीनता की जो लौ जलाई, वो आज हर भारतवासी के हृदय में देशभक्ति की अमर ज्वाला बनकर धधक रही है। तो ये अमित शाह ने याद करते हुए लिखा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज़ाद की जयंती पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपने अपने अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रभक्ति से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। राष्ट्र के प्रति आपका असीम समर्पण आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैसे याद किया चंद्रशेखर आजाद को, वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मां भारती के चरणों से परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने के लिए प्राणोत्सर्ग कर देने वाले वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भोपाल की गीतांजलि चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। राष्ट्र की सेवा के लिए मर मिटने वाले आप जैसे वीरों के ऋण से ये धरती कभी उऋण ना हो सकेगी। कैसे थे आजाद, इसी से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप देखिए। मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम स्वतंत्रता। और पता जेल है। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये नारा था भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के उस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जो हमेशा आजाद रहे। चंद्रशेखर आजाद ने देश के युवा क्रांतिकारियों में ऐसा जोश भरा कि आजादी के परवानों की टोली निकल पड़ी। देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने मात्र 24 साल की उम्र जो युवाओं के लिए जिंदगी के सपने देखने की होती है, उसमें चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। साल 1919, अप्रैल का महीना था और तारीख थी 13। भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब अमृतसर की जमीन खून से लथपथ थी। जलियांवाला बाग में चल रही आम सभा पर जनरल ओ डायर का कहर बरपा था और सैकड़ों आम लोग अंग्रेजी बारूद का शिकार बन गए थे। जब जलियांवाला बाग इस आग में जल रहा था तो इसकी तपिश ने मानो पूरे देश में कोलाहल मचा दिया।
अमृतसर से हजारों हजार किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में 14 साल के एक लड़के के कलेजे को इस आग ने सुलगा दिया और संस्कृत पढ़ने वाले एक छात्र के अंदर क्रांति का ऐसा बिगुल फूंका कि वो लड़का देश की आजादी की लड़ाई का प्रमुख चेहरा बन गया। चंद्रशेखर आजाद बनने से पहले की कहानी दरअसल झाबुआ के भाबरा से शुरू होती है, जब 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। पुरखे थे तो उन्नाव से, पर अकाल के चलते उनके पिता ने चंद्रशेखर के जन्म से पहले ही भाबरा का रुख कर लिया था। पिता रियासत में कर्मचारी थे और माँ जगरानी देवी घरेलू महिला थी। घर में दूसरे बेटे के तौर पर चंद्रशेखर का जन्म हुआ। उनसे बड़े भाई सुखदेव थे। मेरे ठीक पीछे आप जो छपरे नुमा झोपड़ी देख रहे हैं, जिसे कि अब बदल दिया गया है, इसी झोपड़ी में 23 जुलाई 1906 को भारत की आज़ादी की क्रांति का महानायक चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। हालांकि वक्त के साथ इस झोपड़ी का रंग रोगन कर दिया गया है, सिर्फ अब यादों के तौर पर यह छपरा रखा गया है। इसी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया था। हालांकि सीताराम तिवारी और जगरानी देवी की 3 और संतानें थीं, जो जन्म के बाद ही काल के गाल में समा गई थी। इस तरह सुखदेव और चंद्रशेखर ही तिवारी परिवार के चिराग थे। कहा जाता है कि सीताराम तिवारी जो चंद्रशेखर के पिता थे, वे अलीराजपुर रियासत में एक हजारी लाल जी करके दारोगा थे और उनके बुलावे पर यहाँ पर आए थे। और आने के बाद में उन्होंने पहले तो मवेशी का पालन किया, पर मवेशी चूँकि अकालग्रस्त हो गई, तब उन्होंने एक चौकीदार के रूप में काम करना शुरू किया और वहीं पर चंद्रशेखर का जन्म हुआ। चंद्रशेखर के जन्म के वक्त मां जगरानी देवी कुपोषण का शिकार थी, इसलिए जन्म के बाद इसका असर चंद्रशेखर पर न पड़े, इस खातिर पंडित सीताराम तिवारी ने क्षेत्रीय कहावत का अनुसरण करते हुए उन्हें शेर का मांस खिलाया था। भीलों में ऐसी मान्यता थी कि जो बच्चा शेर का मांस खा लेता है वो शेर की तरह ही ताकतवर बनता है। हालांकि वक्त के साथ बढ़ते चंद्रशेखर ने भीलों से केवल शेर का मांस ही नहीं लिया था, बल्कि उनसे तीरंदाजी के गुण भी सीखे थे, जिसने बचपन में ही उनके निशाना लगाने की काबिलियत को पुख्ता कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन से ही तीरंदाजी और कुश्ती का शौक रहा। लगभग भाबरा से 1 किलोमीटर दूर यह वह किला है जहां माताजी का मंदिर भी है। यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद आकर अपने साथियों के साथ तीर कमान, जो कि आदिवासियों का पारंपरिक अस्त्र है, उसे चलाकर निशाना साधने का प्रयास करते थे। जंगल को बचपन से ही छानने की आदत चंद्रशेखर आज़ाद की रही। आप देख सकते हैं कि जंगल अभी भी यहाँ पर है और इसी जंगल के बीच आज़ाद पले बड़े और तीरंदाजी के साथ कुश्ती का अभ्यास भी उन्होंने इसी जगह पर किया। कम उम्र में ही चंद्रशेखर नियम कायदों के एकदम पक्के थे। उनके लिए नियम यानी पत्थर की लकीर और उसकी तस्दीक उनके पिता को बचपन में ही हो गई थी, जब उन्होंने अपने मास्टर पर छड़ी से प्रहार कर दिया था। दरअसल चंद्रशेखर बचपन से ही बुद्धिमान थे, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए पिताजी ने मोहनलाल त्रिवेदी नाम के एक सहयोगी को घर पर बुलाया। मोहनलाल त्रिवेदी चंद्रशेखर को पढ़ाते और उनका मानना था कि छात्र को केवल डंडे के डर से ही पढ़ाया जा सकता है, इसलिए हर गलती की सजा बेंत होती। एक बार मोहनलाल त्रिवेदी ने पढ़ाते वक्त कोई गलती कर दी, जिसके बाद चंद्रशेखर उठे और उन्हें ही बेत दे मारा। सीताराम तिवारी भागे भागे आए और कारण पूछा तो चंद्रशेखर ने कहा कि गुरुजी ने ही कहा था गलती की सजा बेंत होगी, तो उनकी गलती पर मैंने उन्हें दंड दिया। मां जगरानी देवी चाहती थी कि चंद्रशेखर संस्कृत विषय में अच्छी तालीम हासिल करे और उस वक्त पर काशी संस्कृत का गढ़ माना जाता था, लेकिन मां की ममता चंद्रशेखर को खुद से दूर करने की इजाजत नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर खुद भी ये जान गए थे कि वो कोई आम शख्स नहीं है, उनका मकसद कुछ और है और इसी खातिर वो घर छोड़कर निकल गए। पहले बंबई जाकर जहाज में पेंटिंग का काम किया और फिर काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। संस्कृत की पढ़ाई तो महज लिबास थी, असल में उस वक्त पर चंद्रशेखर के अंदर क्रांति की चिंगारी फूट चुकी थी। काशी केवल संस्कृत का नहीं बल्कि क्रांति का भी गढ़ था। 15 साल के चंद्रशेखर ने अंग्रेजों के अत्याचार की कई कहानियां सुनी थी और उनके खून को वो उबाल दिया करती थी, पर जलियांवाला बाग हत्याकांड तो मानो चंद्रशेखर के अंदर तूफान लेकर आया। इसी बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी और चंद्रशेखर अपनी टोली के साथ इस आंदोलन में गांधी जी के संदेश को फैलाने में जुट गए।
15 साल के चंद्रशेखर के अंदर क्रांति ने दस्तक दे दी थी। इसी बीच उन्होंने खुद के लिए एक नया नाम भी ढूंढ लिया था। जब एक दफे काशी के बाजार में कुछ पुलिस वाले व्यापारी पर जुल्म ढा रहे थे तो चंद्रशेखर ने उन पर पत्थर से हमला बोल दिया और जब तक कोई समझ पाता तब तक वो वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस वालों ने चंद्रशेखर को ढूंढकर उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के चलते गिरफ्तार कर लिया। चूंकि चंद्रशेखर की उम्र कम थी इसलिए उन्हें बेंत मारने की सजा दी गई। हर बेंत पर वो भारत माता की जय का नारा लगाते और जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो 15 साल के इस लड़के ने पूरे जोश से कहा, आजाद। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए उस दौर में उन्होंने संस्कृत कॉलेज में धरना दिया। उनके साथ में बड़े क्रांतिकारी मित्र भी थे, प्रणवेश चटर्जी थे, यशपाल थे। इनके साथ में उन्होंने धरना दिया और जब वे धरना दे रहे थे तो अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा पकड़े गए, उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। खेरघाट मजिस्ट्रेट के सामने जब वे आए तो उनसे नाम पूछा गया तो अपना नाम उन्होंने आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वाधीन और पता बताया जेल खाना, यद्यपि वे कभी जेल में गए नहीं। कहा जाता है कि नाराज होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उनके दबाव में मजिस्ट्रेट खेरघाट ने उन्हें 15 बेतों की सज़ा दी और 15 बेतों की सज़ा उन्होंने सहज स्वीकार कर ली। और उन्हें जब पीटने की बारी आई और कोड़े लगाए जाने लगे तो उन्होंने अपने हाथों से कपड़े निकाल लिए, पीठ पर वार सहन किए, चमड़ी उधड़ गई, खून निकलने लगा। इस बीच में उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कहा, भारत माता की जय, क्रांति जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और जैसे ये 15 बेतों की सजा हुई, लहूलुहान हो गए। चौरा चौरी कांड के बाद अचानक ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये देश भर के क्रांतिकारियों के लिए धक्का सा था। चंद्रशेखर आजाद भी इससे आहत हुए और फिर उन्होंने अहिंसा के रास्ते को त्याग कर क्रांति को ही अपनी जिंदगी बना लिया, जिसके चलते उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्र नाथ सान्याल जैसे आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर 1924 में हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की, जो कि देश में क्रांति का चेहरा बन गया। और इसी मार्फत उनके संपर्क में शहीद आजम भगत सिंह भी आए। ये सब एक ही मकसद के दीवाने थे और इन सब ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खजाने पर सबसे बड़ी सेंधमारी की, जिसे इतिहास काकोरी कांड के नाम से जानता है। काकोरी में चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में खजाना लूटा गया था। चंद्रशेखर यूं तो आजादी के चेहरे थे, पर इस लूट के बाद उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। साथ ही अंग्रेजों के भी कान खड़े हो गए। इसी बीच लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसका बदला चुकाने के लिए आजाद एंड कंपनी ने प्लान तैयार किया और पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक योजना तैयार की, जिसके तहत भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की रेकी की और उसके काफिले पर हमला बोल दिया। पहली गोली मौका मिलते ही राजगुरु ने दागी, जो सीधा सैंडर्स के माथे पर लगी। इसके बाद भगत सिंह ने 5-6 गोलियां उसके शरीर पर धड़ल्ले से उतार दी। जब ये दोनों क्रांतिकारी वहां से भाग रहे थे तो सैंडर्स का एक सिपाही उनके पीछे भागा, जिसे चंद्रशेखर आजाद की गोली का शिकार होना पड़ा। और इसके बाद रातों रात शहर में पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिनमें लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला पूरा हुआ। चंद्रशेखर आजाद उन तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में स्तंभ होते जिनने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। सैंडर्स हत्याकांड को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद की एक और सफल योजना की कहानी देश के बच्चे बच्चे को मुंह जुबानी रट गई। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम पटककर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। इस बमबारी का उद्देश्य किसी को जान से मारने का नहीं था, इसलिए खाली जगह पर बम पटकने के बाद बाकायदा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आजादी का नारा लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी भी दी थी।
चंद्रशेखर देश में आजादी का एक चेहरा बन चुके थे। खासतौर पर युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद यानी वो व्यक्तित्व था जो मांग कर नहीं बल्कि छीन कर आजादी लेने की बात करता था। आजाद उस मशाल की तरह बन चुके थे जो अंधेरी रात में जमाने को रोशन करने के काम में जुटी थी। एक तरफ लोग महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियों के साथ देश को आजाद करने की कोशिश में लगे थे, तो वहीं युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी विचारों से ताल्लुक रखता था। और ऐसी ही आजादी के दीवानों की खोज के लिए चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह देश के अलग अलग हिस्सों में साधु और शिक्षक के भेष बनाकर घूमते और युवाओं को क्रांति की इस मुहिम में जोड़ते चले जाते। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम का वो चेहरा बन चुके थे जो कि सशस्त्र क्रांति का पक्षधर था, जिसके मुताबिक आजादी हमारा अधिकार थी और हमें उसे हर हाल में लेकर रहना था। यही आजाद की जिंदगी का एकमात्र ध्येय था। ना तो उनका परिवार से कोई खास ताल्लुक था और न ही गृहस्थ जीवन से कोई वास्ता। क्रांतिकारियों की टोली ही उनका परिवार थी और उनके लिए हर एक सुविधा मुहैया कराना आजाद की जिंदगी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के विचारों से खासे प्रभावित थे। भगत सिंह की आंखों में आजाद वो चमक महसूस करते थे जो कि खुद उनकी आंखों में दिख पड़ती थी। चंद्रशेखर आजाद क्रांति का पर्याय बन चुके थे और इसलिए उन पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत हर वो चीज करने के लिए तैयार थी जो कि आजाद को रोक पाती। वो आजाद को गिरफ्तार करने के लिए हर वो कोशिश कर रहे थे जो उनके हक में थी, पर आजाद ने प्रण लिया था कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, शरीर त्याग देंगे पर हमेशा आजाद ही रहेंगे, अंग्रेजों की पकड़ से बिल्कुल आजाद। चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी जीवन को अगर हम देखते हैं तो वो दो चरणों के क्रांतिकारी हैं, जो कि एक क्रांतिकारी जो कि काकोरी कांड में भी है और उसके बाद काकोरी कांड के बाद जब मतलब रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़ के फांसी दे दी जाती है और क्रांतिकारी आंदोलन में एक शिथिलता आ जाती है, तो उसके बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य रहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त के साथ में एक क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व देते हैं। और उसके बाद सांडर्स हत्याकांड के भी वो मुख्य कर्ताओं में सम्मिलित हैं। और जब मतलब कि भगत सिंह के और सुखदेव, राजगुरु के पकड़ जाने के बाद में क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से शिथिलता होती है, तो वो फिर से आकर के उसको नेतृत्व देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि 27 फरवरी 1931 को वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में वीरतापूर्वक नॉट पावर, खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नॉट पावर का सामना करते हुए एक देश के आन मान शान के लिए अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने दिन रात एक कर दिए थे, पर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से बहुत दूर थे। वो हर उस पैंतरे को फेल कर देते जो अंग्रेज उनके लिए बिछाते, पर अंग्रेज लगातार आजाद के पीछे पड़े हुए थे। सांडर्स हत्याकांड और फिर असेंबली में फट के बम के बाद तीनों क्रांतिकारी यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की गई थी। आजाद अपने इन तीनों क्रांतिकारियों को बचाने की जीतोड़ कोशिश में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। इसी मार्फत वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में मिले और उसके बाद जब वो अपने एक दोस्त सुखदेव राज से आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पहुंचे तो देश की क्रांति की जंग को एक गहरा धक्का लगा। दिन था 27 फरवरी 1931 का और जगह थी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में आजाद और सुखदेव राज आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी उनकी नजर पार्क के बाहरी हिस्से पर पड़ी, जहां सीआईडी और एसएसपी नॉट बाबर अपनी टुकड़ी के साथ पार्क को घेरने की तैयारी कर रहा था। उसके साथ कम से कम 100 सिपाही थे और दूसरी तरफ आजाद और सुखदेव राज केवल 2 ही क्रांतिकारी, पर ये 2 उन 100 पर भारी पड़ने वाले थे। पुलिस ने पार्क को घेरा और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगी, पर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आने वाले थे। उन्होंने कमर पर फंसी अपनी पिस्तौल निकाली और तैयार हो गए। जैसे ही पहली गोली चली, अंग्रेजों के होश फाख्ता हो गए।
उन्हें अंदाजा था कि आजाद सरेंडर कर देंगे, पर वो उससे उलट अंग्रेजों के खिलाफ सीना तान कर खड़े थे। जैसे ही एक गोली आकर आजाद की बाह पर लगी, उन्होंने फौरन सुखदेव राज को वहां से भागने को कहा और खुद जवाबी फायरिंग में जुट गए। मुठभेड़ चलती रही, पर एक वक्त आया जब आजाद के जेब में केवल एक कारतूस बचा। आजाद के मन में उनका संकल्प गूंजा कि मैं आजाद था और आजाद ही रहूंगा, जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी पिस्तौल कनपटी पर रखी और आखिरी कारतूस को अपने ही अंदर उतारा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, ठीक उसी स्थान पर जहां 27 फरवरी 1931 को अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए पुलिस से, ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए, अंग्रेज़ पुलिस से लड़ते हुए शहादत दी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर मौजूद थे। इस दौरान जो अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी नाट बाबर है, उसको मुखबिरों से सूचना मिली कि चंद्रशेखर आज़ाद इस स्थान पर मौजूद हैं, जिसके बाद उसने पुलिस की एक टुकड़ी लेकर के यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया और चेतावनी दी कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने एक कसम खाई थी सारी ज़िंदगी आज़ाद रहने की। वो कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेज़ पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर एक पेड़ होता था, उसकी आड़ में पुलिस से मुठभेड़ लेते रहे। काफ़ी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और जब चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास हुआ कि उनकी पिस्टल में आखिरी गोली बची है, तो उन्हें अपनी कसम याद आई और उस गोली से, उस पिस्टल से उन्होंने अपनी कनपटी पर गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आज़ाद ने जो एक कसम खाई थी उसको मरते दम तक निभाया और आज़ाद ही रहे। चंद्रशेखर आजाद यानी एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके नाम में आजादी का जिक्र था। वो शख्स जो अपना नाम ही आजाद बताता था और आजादी ही उसका एकमात्र सपना था। वो आजाद जो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। अंग्रेजों ने विद्रोह के डर से खुद ही आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को एक खबर लगी, वहां देश भर से लोग जुटने लगे। वो पेड़ जिसके नीचे आजाद ने मौत को गले लगाया था, वहां की मिट्टी को लोग माथे पर लगाकर, जेब में भरकर क्रांति की कसमें खाने लगे। आजाद तन से तो जुदा हो गए, पर उस मिट्टी में खुद को मिलाकर हर एक क्रांतिकारी की कसमों में जी उठे। आजाद यानी क्रांति की वो उजली शक्ल जो आज भी मशालों की तरह जलती है और आजादी की यज्ञ वेदी पर अपने लहू से आहुति देने वाले झाबुआ के चंद्रशेखर आजाद हर एक युवा के दिल में आज तलक बसते हैं। टीवी न्यूज़ स्टेशन।